हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान के जो जीके के रिलेटेड सवाल हैं, आज हम उनका वापस एनालिसिस करेंगे। ये वाली जो क्लास है मित्रों, ये भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के रूप में देखना पड़ेगा। फिर हम मंडे से लगातार कंटिन्यू जो क्लास है वो आपके बीच में लगातार मैं लाइव क्लासेज लूँगा, क्योंकि 2-3 जो दिन है वो अभी घर परिवार में जो ताऊजी एक्सपायर होते हैं वहाँ अभी व्यतीत करने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं घर हूँ और आपके बीच में क्लासेज जो है वो पर्याप्त चलती रहे, इसलिए मैं पहले ही रिकॉर्ड करके आपके बीच में पहुँचा हूँ। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को शुरू करें मित्रों। और लगातार मैं आपको एक ऑफर के बारे में बता ही रहा। 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में दिव्य दृष्टि क्लासेज का लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज सभी मिलने जा रही है मित्रों मात्र 26 रुपये में। तो इस ऑफर का जो भी साथी इंतजार कर रहे हैं 26 नवंबर के दिन आप इसका पूरा फ़ायदा जरूर उठाएं। ये आपके बीच में एक छोटी सी जानकारी साझा करता हूँ। फिर हमने जो कल का सेशन था मित्रों, उसमें जो करंट अफेयर्स के सवाल देखे थे, एक बार उनका रिवीजन करें। निम्न में से किस अधिकारी को राजस्थान फाउंडेशन की चेयरमैन अपॉइंट किया गया? डॉक्टर मनीषा अरोड़ा को। किस ज्योतिष को सितंबर 2025 में इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ज्योतिष आचार्य एस्ट्रो हेमंत को सम्मानित किया गया। निम्न में से किसे काठमांडू में आयोजित क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर में उनके योगदान हेतु आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सुमित कछवा को सम्मानित किया गया। राजस्थान के किस युवा रंगकर्मी ने LIT मॉडलिंग प्रतियोगिता में ग्रैंड फिनाले मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता? उनका नाम आता है जितेंद्र शर्मा। फिर हमने पढ़ा था निम्न में से किस राजस्थानी को राष्ट्रीय अटल फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? वो आपके आते हैं मित्रों सुरेश मिश्रा। 7 सितंबर 2025 को साहित्यिक पत्रिका अंतरिप द्वारा किसे प्रथम शारदा देवी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हेमू भारद्वाज को सम्मानित किया गया। 5 से लेकर 7 सितंबर 2025 को निमराना अलवर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में रिकर्व महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता किसने? कृष्ण कुमार ने जीता है बाड़मेर से। झुंझुनू में आयोजित अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में मृणाल बराल ने 15 किलो बार में कौन सा पदक जीता? इनका पदक आता है स्वर्ण पदक। शिमकेट कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते हैं? 25, 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। राजस्थान के किस लोक कलाकार ने 54 सेकंड में पेंसिल से कागज पर संपूर्ण विश्व का भौतिक मानचित्र बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? वो कोटा के आते हैं मित्रों आपके आरव शर्मा। ये आपके सवाल थे और ये ऑफर जिसकी बात हम कर ही रहे लगातार 26 नवंबर को 26 रुपये का लाइव बैच आप लें, चाहे रिकॉर्डेड बैच लें, चाहे टेस्ट सीरीज लें, तमाम कोर्स के ऊपर ये कोर्स की जो वेटेज है ये लागू रहेगी। कॉस्ट मात्र 26 और 26 रुपये। अब आज का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस IAS अधिकारी को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना भाई, हाल ही में आपके राजस्थान राज्य का मुख्य सचिव V श्रीनिवासन को बनाया गया। और अगर मैं इनकी बात करूं मित्रों तो ये आपके 46वें नंबर के मुख्य सचिव बने हैं। तो 46वें नंबर के मुख्य सचिव बन चुके हैं आपके IAS अधिकारी V श्रीनिवासन। अगर मैं इनकी बात करूं मित्रों तो 1989 जो बैच है उसमें IAS जो बैच है उस 1989 IAS बैच के ये ऑफिसर हैं जो कि केंद्र में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब इन्हें भारत सरकार ने राजस्थान राज्य का 46वां मुख्य सचिव बनाकर भेजा है, क्योंकि पहले आपको पता है 45वें नंबर के मुख्य सचिव आपके कौन थे मित्रों? तो 45वें नंबर के मुख्य सचिव आपके सुधांश पंत थे। अब इन्हें वापस केंद्र सरकार ने वहां कैबिनेट सचिव के रूप में अपॉइंट कर दिया है और अब आपके राजस्थान का 46वें नंबर का मुख्य सचिव किसको बना दिया गया? V श्रीनिवास को बना दिया गया। अगर उषा शर्मा की बात करें तो मित्रों आपको पता है ये आपके राजस्थान की सेकंड महिला मुख्य सचिव बनी थी, क्योंकि पहली महिला जो मुख्य सचिव है मित्रों वो आपके 2009 में कुशल सिंह को बनाया गया था और आपने गहलोत सरकार ने 2022 में राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनाया था किसको? उषा शर्मा। अगर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर की बात करें मित्रों तो आपको पता है अभी वर्तमान में ये क्या काम कर रहे हैं? तो जयपुर जो आपका जिला कलेक्टर है
इस जयपुर जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत है मित्रों आपके डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। याद रखना भाई, बढ़िया जबरदस्त और शानदार सवाल है, परीक्षा में छपने वाला सवाल बनेगा, लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में आपका ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो 46वें मुख्य सचिव IAS अधिकारी वी श्रीनिवासन को बनाया गया। हाल ही में कौन कौन से 2 देशों के मध्य इंद्र आपके जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है 2025, इसका आयोजन आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया। लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों। ऐसा सवाल जो कई बार परीक्षा में आता है। एक तो प्यारे साथियों कई दिनों पहले एक एग्जाम था, उसमें सवाल पूछा था अपने भारत और फ्रांस दोनों के बीच में एक शक्ति नामक सैन्य अभ्यास हुआ था, वो भी बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ था। अब आपके इंद्र नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, ये 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है मित्रों। एक आपका देश आ जाता है भारत और एक आपका आ जाता है रूस। तो इंद्र जो लिखा जाता है मित्रों, इसमें ऐसा लिखेंगे अपन इसको इंद्र को, तो ये आपको ध्यान रखना, इंद्र में IND का मतलब इंडिया और RA का मतलब रसिया यानी रूस है। तो ये भारत और रूस के बीच में हुआ है इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट जो 2025-26 है, इसके अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए SC, SP एवं TSP फंड की राशि को बढ़ाकर अब कितना करने की घोषणा की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अब हम इस वाले बजट में ये जो आपके SC, ST जो कल्याण क्षेत्र का बजट है, इस 1000 करोड़ रुपए को बढ़ाकर अब हम इस राशि को कितना करने जा रहे हैं, तो 1500 करोड़ रुपए इस राशि को कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में आपके अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण की जो प्यारे साथियों आपके कोष है, ये 1500 करोड़ रुपए की राशि कर दी गई। ध्यान रखना भाई, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के जम्बू चिड़ियाघर से हिमालयन काले बालू का जोड़ा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस जैविक उद्यान में छोड़ा गया। लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट जबरदस्त सवाल है प्यारे साथियों। जम्मू कश्मीर में आपके जम्बू नामक एक चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में हिमालयन जो अपने काले भालू है वो निवास करते हैं। अब क्या है कि अपने भारत सरकार का जो प्यारे साथियों वन जो संरक्षण कार्यक्रम चलता है, उसमें कई जीवों को एक्सचेंज किया जाता है। अब इसमें जो हुआ है वो हिमालयन जो आपके काले भालू हैं, उसका जोड़ा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत राजस्थान भेजा गया, ताकि कुछ दिनों तक राजस्थान में उसको रखा जाए। अगर राजस्थान में उसके अनुकूल परिस्थिति बनती है तो और भी हो सकता कि हिमालयन जो काले भालू हैं उनके जोड़े को राजस्थान में लाया जा सके, ताकि वहाँ राजस्थान में भी इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। तो ये जो आपके हिमालयन जो काले भालू है, इसका जोड़ा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया, जयपुर में। जबकि आपको पता है 6 बायोलॉजिकल पार्क बन चुके हैं आपके, 7वां आपका भरतपुर में बनेगा। ध्यान रखना मित्रों, बहुत ही गजब का और शानदार सवाल। अब मुझे कमेंट करके बताना राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क किसे बनाया गया था और वो पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन बना था, और आपको बताना राजस्थान का सबसे नवीनतम बायोलॉजिकल पार्क का नाम क्या है। चलिए, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में 1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए मित्रों, रूफटॉप जो सोलर संयंत्र है, इसका मतलब क्या है? इस रूफटॉप सोलर संयंत्र का मतलब है कि जो घर हैं उन घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो घरों की छत पर आपके प्यारे मित्रों ध्यान रखना है, वहाँ आपके सोलर पैनल डेवलप किए जा रहे हैं। अब ये सोलर पैनल डेवलप किए जा रहे हैं, मतलब सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब राजस्थान रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के मामले में प्यारे साथियों पूरे देश में अभी अगर स्थान रखता है तो इसमें अपना स्थान आ जाता है मित्रों, और अपने रूफटॉप सोलर संयंत्र में स्थान आता है आपका 5वां। अगर सवाल ऐसा पूछता कि राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो पहला प्रधानमंत्री जो आपके सौर ऊर्जा है प्यारे साथियों, उसकी जो कुसुम जो अपने योजना उसका घटक ए है, उसमें भी आपके पहला स्थान आता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए रूफटॉप जो आपके सोलर संयंत्र, इसके मामले में पहला स्थान किसका है, तो फर्स्ट रैंक आपके मित्रों ध्यान रखना गुजरात की है, सेकंड रैंक पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान आपके यूपी उत्तर प्रदेश का है, चौथा स्थान केरल का, और 5वां स्थान आपके आता है मित्रों केरल के बाद राजस्थान का। और राजस्थान ने 1,257,000 संयंत्र लगाकर
पूरे देश में रूफटॉप सोलर संयंत्र के मामले में 5वां स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट तक अगर कोई भी व्यक्ति अपने छत पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाता है तो उसको अधिकतम अपने इस योजना के तहत 78,000 रुपये की जो सब्सिडी है वो उस व्यक्ति को दी जाती है। मतलब जितना भी उसमें खर्चा आएगा उसमें से 78,000 रुपये तो केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के तहत उस व्यक्ति को वापस प्रदान किए जाते हैं। ये आपके ध्यान रखना, और इसमें अपना स्थान आता है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान 2024 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र आपके लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध रहा। अब आपको पता है मित्रों, 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम हुआ था जयपुर में। उसकी रिपोर्ट के आधार पर बताओ कि राजस्थान का कौन सा स्थान है जो लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध रहा। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और आपके प्यारे साथियों वीडियो एग्जाम 2025 की भर्ती परीक्षा में ये सवाल पूछा गया, तो हो सकता आने वाले दिनों में ये सवाल वापस आगे पूछा जाएगा। तो लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प जो उत्पाद है इसके लिए अगर फेमस स्थान पूछे तो वो आपका आ जाता है मित्रों जोधपुर। ये आपके इस राइजिंग राजस्थान में कहा गया, ध्यान रखना। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। अगला, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा जो इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25, इसके अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है। अब प्रधानमंत्री जो आपके प्यारे साथियों, या अपन कह सकते हैं महात्मा गांधी जो रोजगार ग्रामीण जो गारंटी योजना है, उसी के तहत राजस्थान में भी कुछ आदिवासी और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को शुरू कर रखा है। अब 12 में एक आदिवासी समुदाय निवास करता है जिसको अपने मनरेगा के तहत 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिले ताकि वो लोग आजीविका के लिए ना भटके। तो उस जनजाति विशेष का नाम आपके आता है मित्रों सहरिया। और सहरिया जनजाति की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है मित्रों, एक तो आपके 12 जिले की शाहबाद तहसील है और एक इसकी तहसील आती है आपके किशनगंज तहसील। तो शाहबाद और किशनगंज तहसील जो कि आपके 12 में है, यहाँ आपके सहरिया जनजाति निवास करती है, ध्यान रखना। और आपके एक सवाल ये बनता है मित्रों, सहरिया राजस्थान की एकमात्र आपके आदिम जनजाति शामिल है, एकमात्र आदिम जनजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना, जो आज भी अपना पूरा जीवन प्राचीन तरीके से जीवन यापन करती है। और इसी के साथ एक सवाल आपको ध्यान रखना है, अपने शहरियों का जो कुंभ है उस मेले का नाम है आपके सीताबाड़ी मेला। आप मुझे कमेंट करके बताओगे मित्रों, सीताबाड़ी जो मेला है इसका आयोजन आपके कहाँ कब होता है। तो एक केलवाड़ा 12 में लगता है, और सीताबाड़ी मेले को आपके राजस्थान में मित्रों ध्यान रखना, इसे आपके शहरियों का कुंभ कहते हैं। तो शहरियों के कुंभ के नाम से विख्यात है आपके सीताबाड़ी मेला, केलवाड़ा 12 में लगता, जस्ट अमावस्या को लगता है, ध्यान रखना। और ये सहरिया इसका आंसर होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा जो कौशल योजना है इसके दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया। देखिए बहुत शानदार सवाल है। अगर मैं इस मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की बात करूं मित्रों, तो इसका जो पहला चरण है, इसके पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला चरण आपके मित्रों राजस्थान में 19 नवंबर 2021 में शुरू हो गया था। अशोक गहलोत सरकार ने युवाओं को अपने कई प्रकार के रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना को शुरू किया था। लेकिन उसने सवाल पूछा मित्रों कि ये जो योजना है इसका दूसरा जो चरण है 2.0 ये कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर आपका आता है मित्रों 2023, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जिसकी शुरुआत आपके 19 नवंबर 2019 को हो गई थी मित्रों। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना मित्रों, 19 नवंबर 2019 में इस योजना को शुरू कर दिया गया था, ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना भाई। और 19 नवंबर 2019 को पहला चरण होता है, उसके बाद 2023 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया था। और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना ताकि वे निजी क्षेत्र में रोजगार पा सके, यहाँ इसमें ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी। अगला सवाल, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों की औपचारिकीकरण योजना में एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सा उत्पाद चुना गया। तो लहसुन, अमरूद, सौंफ आधारित उत्पाद और मेथी। अब देखिएगा मित्रों, लहसुन की बात करें तो ये दिया गया आपके 12 जिले को, और अमरूद की बात करें तो ये आपके सवाई माधोपुर,
सौंफ आधारित उत्पादों की बात करें तो इसके लिए आपके मित्रों सिरोही को चुना गया। और मेथी की बात करें तो प्यारे साथियों पान मेथी का संबंध आपके किसको दिया गया, नागौर को। तो वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट है इसमें आपके सवाई माधोपुर जिले को अमरूद नामक जो फल है वो उत्पाद के रूप में दिया गया। अगला सवाल, राजस्थान में डेटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर्स के संदर्भ में रिप्स 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये वीडियो एग्जाम में सवाल पूछा था तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना मित्रों। ये एक इसका स्टेटमेंट सही है, 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डेटा सेंटर्स की लेवल प्रथम 3 इकाइयाँ 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र होगी, ये इसका आंसर होगा। ये आपको छोटा सा एक सवाल ध्यान रखना। ये 26 नवंबर वाला ऑफर है जिसमें लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज मात्र आपको मिलने जा रही है मित्रों, मात्र और मात्र आपको 26 रुपये में। अब विजय सीरीज के जो सवाल एक बार उनका एनालिसिस करते हैं। राग चंद्रिका नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ध्यान रखना मित्रों। राग चंद्रिका पुस्तक है आपके द्वारका भट्ट की। बढ़िया सवाल है भाई, याद रखना। यहीं से कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं जैसे रागमाला, एक है रस मंजरी, एक आपके आ जाता राग चंद्रिका। इन सभी पुस्तकों का संबंध एक व्यक्ति से आता है, उनका नाम है पुंडरीक विट्ठल। ध्यान रखना। एक आपको इस पुस्तक का ध्यान रखना है, श्रृंगार हार पुस्तक। ये आपके रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव चौहान की है। रणथंभौर के हमीर चौहान की रचना है श्रृंगार हार, ध्यान रखना। अच्छा सवाल है। राग मंजरी और ए आपके रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता अभी ऊपर ही बताया मित्रों पुंडरीक विट्ठल हैं, जो जयपुर में अपने आमेर में मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह के आश्रित कवि हुआ करते थे। उनकी रचना है रागमाला, राग मंजरी। वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों के लेखक किसको माना जाता है। ये एक सवाल है जो आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं आए तो फिर वापस मैं आपको बताऊंगा, जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। स्वामी हरिदास और फहीमुद्दीन डागर का संबंध किस संगीत गायन शैली से आता है। तो इन दोनों का संबंध प्यारे साथियों ध्यान रखना, इन दोनों कलाकारों का संबंध आपके आता है ध्रुपद गायन शैली से। बढ़िया जबरदस्त सवाल। और इस फहीमुद्दीन डागर का सवाल तो और भी पूछा जाता मित्रों। इस बंदे का संबंध आपके उदयपुर से आता है और साल 2012 में इन्हें ध्रुपद गायन शैली के लिए भारत सरकार ने एक अवार्ड भी दिया था। उस पुरस्कार का नाम आपके आता है मित्रों पद्मश्री अवार्ड। बड़ा शानदार और ज़बरदस्त सवाल। इसी के साथ में एक सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों, शाकिर अली, जिसका संबंध आपके मित्रों जयपुर से आता है। इस बंदे की बात करें तो इसका संबंध आपके एक पेंटिंग से आता है, उसका नाम आपके आता है मित्रों मिनीएचर पेंटिंग। लघु चित्रकारी के लिए फेमस है ये। और उस्ताद शाकिर अली को अपने भारत सरकार ने साल 2013 में मिनीएचर पेंटिंग के लिए एक पुरस्कार भी दिया था, उसका नाम आता है पद्मश्री अवार्ड। और ये आपके जो वैदक सार और पूजा पद्धति पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना। अगला, राजस्थान में प्रसिद्ध गजल गायक स्वर्गीय जगजीत सिंह का संबंध आपके किस जिले से आता है। तो स्वर्गीय जगजीत सिंह का संबंध आपके राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से आता है मित्रों, ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल है। 2003 में पद्म भूषण मिला और 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड मिला। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य का आदिम संगीत घराना है। तो कथक नृत्य जो है आपका, उसका आदिम संगीत घराना आपके जयपुर है। और इस जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है, उस व्यक्ति का नाम आता है मित्रों आपके मनरंगिया भूपत खां। तो मनरंगिया भूपत खां जो जयपुर घराने के क्या रहे, प्रवर्तक। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य बताओ। तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य पूछे, लोकनाट्यों का मेरुदंड पूछे तो आपको ध्यान रखना है गौरी। गौरी ऐसा नाटक है, शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। खूब परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा जाता है और कई परीक्षा में पूछा गया। और 40 दिनों तक ये नाटक किया जाता है मित्रों। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है, जो लगातार 40 दिनों तक किया जाता है। और गौरी एक ऐसा नाटक जिसमें अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है
इसे मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और इस नाटक के दौरान केवल कौन भाग लेते हैं? बील पुरुष। ये राजस्थान में सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य माना जाता गौरी, जिसमें भगवान शिव के पात्र को राई बुढ़िया पुरिया कहते हैं, पार्वती को गोरिया राई कहते हैं और आपको ध्यान रखना है हास्य कलाकार को इसमें कहा जाता है झटपटिया और इसमें जो कुटकुड़िया है वो इसका सूत्रधार माना जाता। तालबंदी गायन शैली का मुख्य क्षेत्र बताओ, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा सवाई माधोपुर और हालांकि पूर्वी राजस्थान भी है इसमें। तालबंदी गायन शैली का विकास भी औरंगजेब के समय हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में किस मंदिर को हाड़ौती का नाथ द्वारा कहते हैं? हाड़ौती का नाथ द्वारा किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना भाई, हाड़ौती का नाथ द्वारा आपके राजस्थान में द्वारकाधीश मंदिर को कहा जाता है। और अगर मैं इस द्वारकाधीश मंदिर की बात करूं मित्र, तो एक कांकरोली में भी है आपके, पर वो तो अपने राजस्थान में, ध्यान रखना मेवाड़ में पड़ता है। और ये द्वारकाधीश मंदिर जो झालरा पाटन का है, ये झालावाड़ वाला, इसे आपके हाड़ौती का नाथ द्वारा कहा जाता, ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान के किस लोक नृत्य में सर्वप्रथम भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना में उसको शुरू किया था? उस नृत्य का नाम आपके आता है मित्रों घूमर नृत्य। तो ये आपके बीच में प्यारे साथियों आज तक की क्लास थी। अपनी जो नेक्स्ट क्लास है मित्रों, ये नेक्स्ट क्लास अब अपनी होगी और नेक्स्ट क्लास लाइव क्लास होगी आपके साथ में मेरी, याद रखिएगा 7 AM पर, और उस दिन का नाम आ जाता है आपके मंडे। ठीक है मित्रों, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के इस सेशन में जुड़े रहने के लिए आप सभी प्यारे साथियों का, तमाम साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।